हेलो दोस्तों, मेरा नाम समीर सेठी है और आज हम बात करेंगे जो बहुत छोटे छोटे एरर्स पर जो क्लाइंट ज़्यादातर करते हैं। अभी हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो इनवॉइस को लेकर होगा कि इनवॉइस की फॉर्मेटिंग कैसे करें और किन डिटेल्स को मिस नहीं करना चाहिए इनवॉइस पर। अगर आप डिटेल्स को मिस करते हैं और आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है, उसको लेकर आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और जनरली मैंने देखा है बहुत हैवी पेनल्टीज होती हैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर। वो पॉइंट्स क्या होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज का हमारा जैसे कि टॉपिक मैंने यहाँ पे बोला इनवॉइस को लेकर, जो कि ये एक जीएसटी का टॉपिक भी है। अगर मैं बात करूँ टैक्स इनवॉइस की, टैक्स इनवॉइस क्या होता है और इनवॉइस में क्या डिफरेंस होता है। टैक्स इनवॉइस होता है जीएसटी का एक डॉक्यूमेंट्स जिसमें डिटेल्स होती है क्या आपने माल खरीदा है, क्या बेका है, इस टाइप की डिटेल्स आती हैं। तो टैक्स इनवॉइस जनरली सेल्स का इनवॉइस कहलाता है, जिसपे कि एक सेलर डिटेल्स लिखता है। डिटेल्स में क्या होता है, जो गुड्स या ट्रांजैक्शन हो रहा है या कोई सर्विसेज का डिटेल्स वहां पे अपना देगा, जो कि सर्विसेज के बारे में डिटेल्स है, क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है किसको, क्लाइंट को। अभी सर्विसेज के केस में इनवॉइस का फॉर्मेट अलग होता है और आपका गुड्स के केस में अलग होता है। बट अगर आप चाहें, अगर आप दोनों करते हैं, गुड्स भी प्रोवाइड करें सर्विस भी प्रोवाइड करें, तो दोनों के केस में भी एक कॉमन टैक्स का फॉर्मेट बन जाता है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हम बात करेंगे कि क्या चीजें आपको मिस नहीं करना चाहिए। पहला तो एक ई वे बिल के बारे में मैं बात करूंगा। ई वे बिल, अगर आपका कोई भी इनवॉइस की वैल्यू मतलब गुड्स का प्राइस प्लस जीएसटी वैल्यू, इन दोनों को मिला के जो वैल्यू आती है इसको बोलते हैं इनवॉइस वैल्यू। वो 50,000 से ज्यादा क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर वो क्रॉस है तो आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप इसको याद रखिए कि आपको ईवे बिल की रिक्वायरमेंट होगी। आपको पहले ईवे बिल जनरेट कराना है, अब उसके बाद में गाड़ी से माल लेके आपको निकलना है। मतलब गाड़ी बाद में माल लेकर आपको जाएगी, पहले ईवे बिल की जरूरत होगी। अब वो ईवे बिल साथ में मतलब इनवॉइस के साथ में अटैच करके आपको गाड़ी वाले को देना है और तब उसको रवाना करना है अपनी शॉप से। अगर इस बीच में गाड़ी पकड़ी जाती है कि उसके पास ईवे बिल नहीं है, तो उस केस में आप पे हेवी पेनल्टी लग सकती है। अब इसमें दूसरा आता है कि डिटेल्स मिसमैच। डिटेल्स मिसमैच मींस कि आप डिटेल्स ईवे बिल में अलग रखते हैं और इनवॉइस में अलग रखते हैं। तो अगर उसमें कोई भी डिटेल्स मिसमैच होगी, बहुत छोटी सी भी डिटेल्स की मैं बात करूं, तो विदाउट एनी रीजन, मतलब कोई इसके बाद में वो कुछ सुनेगा नहीं और आप पे पेनल्टी लगा देगा और आपकी गाड़ी को पकड़ लेगा और वो अपने जो भी डिपार्टमेंट होता है जीएसटी का वहां पर खड़ी कर देगा। तो इससे बहुत परेशानी हो जाती है जब माल रुक जाता है, तो टाइम की भी बर्बादी होती है और पेनल्टीज तो आपको पे करना ही पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक दो अपने फॉर्मेट्स लिए, मैं उसके बारे में डिस्कशन करता हूँ। तो जर्नली तो सभी डिटेल्स यहाँ पर प्रिंटेड होती हैं। जैसे कि जो सेलर है उसका नाम, यहाँ पर सेलर का नाम आता है, टैक्स इनवॉइस लिखना जरूर। अभी मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप कोई इनवॉइस बना रहे हैं तो उसका बता दीजिए डॉक्यूमेंट्स किस टाइप का है। जैसा कि हमारे जीएसटी में टाइप्स होते हैं, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी चालान, तो इस टाइप से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि किस टाइप का ये है। जैसा हमने यहाँ करा टैक्स इनवॉइस, यानी कि ये सेल का इनवॉइस है। क्रेडिट नोट का मतलब होता है कोई भी सेल्स का इनवॉइस आपने जनरेट कर दिया, यानी कि माल बेचा है उसका इनवॉइस भी जनरेट किया है। अब वहां से माल वो वापस आता है तो उस इनवॉइस की वैल्यू को माइनस करने के लिए, यानी कि जो आपने पहले इनवॉइस ज्यादा की जनरेट किया उसमें तो कुछ माल वापस आ गया, वहां से लेस करने के लिए आपको क्रेडिट नोट इशू करना होगा। अब डेबिट नोट क्या होता है, जब बायर यानी कि जो आपने गुड्स सेल किया है वो माल आपके पास वापस आता है, तो जब वो वापस आएगा उस टाइम पे बायर उस गुड्स की डिटेल्स देगा कि कितना माल आपको वो वापस कर रहा है। तो उस केस में डेबिट नोट जनरेट करता है और उसके बिहाफ पर ही आपको क्रेडिट नोट जनरेट करना होता है। ठीक है, यानी कि सेलर क्रेडिट नोट जनरेट करेगा किसके बिहाफ पर, जो बायर ने डेबिट नोट दिया उसके बिहाफ पर। ठीक है, तो अभी मैं बात करूँ, मतलब सेलर है उसका नाम आना है फर्स्ट पर, सेकंड पर सेलर का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर और भी वो डिटेल्स डाल सकता है, उसके लिए हम आगे बात करेंगे। बस बेसिक डिटेल्स तो यह है कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जीएसटी नंबर जरूर होना चाहिए। अगर मतलब टैक्स इनवॉइस उसके केस में जनरेट होगा, सेलर वो जनरेट कर सकता है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो अपना जीएसटी नंबर जरूर मेंशन करेगा। दूसरा, वो अपना लोगो भी इनवॉइस पे मेंशन कर सकता है इनवॉइस के फॉर्मेट को अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में आती है बायर। बायर की भी डिटेल्स आपको इनवॉइस पे डालनी होगी। आप मतलब सेलर जो डिटेल्स डालेगा बायर की भी कि वो किसको अपने माल सेल कर रहा है, तो इसमें भी बायर का क्या आएगा, बायर का एड्रेस और उसका नंबर, और अगर बायर रजिस्टर्ड तो जीएसटी नंबर, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका पैन नंबर या आधार नंबर, वह मोस्टली तो आधार नंबर उसका डालते हैं लोग, तो आधार नंबर डालना होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ डिटेल्स लोग जो ना कुछ तो प्रिंटेड करते हैं, कुछ मैनुअली करते हैं। तो प्रिंटेड में तो बहुत कम ये दिक्कत आती है, बट जो मैनुअली इनवॉइस बनाता है तो सेलर की तो डिटेल्स वहाँ ऑलरेडी प्रिंटेड होती है,
जो मैनुअली इनवॉइस बनाते हैं। बट जब ये सेलर बायर की डिटेल्स डालता है तो उसमें उसका मतलब एड्रेस लिख देता है बहुत शॉर्ट में, कभी लिखते ही नहीं है, कभी लिख देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है और इस पर आप पे हैवी पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, हैवी पेनल्टी मतलब आपकी जो इनवॉइस की वैल्यू है उसका दुगना भी देना पड़ सकता है आपको। तो इसके लिए याद रखें कि आपको एड्रेस प्रॉपर तरीके से एड्रेस मेंशन करना है, क्लाइंट का जीएसटी नंबर मेंशन करना है, क्लाइंट का नाम, बट एड्रेस पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद में भी अदर कोई डिटेल्स है जो आपको लगता है डालनी चाहिए, वो भी डालना है। अगर आपने ई वे बिल जनरेट किया है तो गाड़ी पे व्हीकल नंबर होना चाहिए, और ई वे बिल नंबर जनरेट किया है तो आप ट्राई करें ई वे बिल नंबर भी उस पर मेंशन कर दें। वैसे यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मतलब ई वे बिल भी साथ में अटैच करके जब ये गाड़ी के मतलब माल भेजते हैं हम गाड़ी को। अब इसके बाद में अब वैसे आ जाती है इनवॉइस की सीरीज। क्लाइंट क्या करता है, इनवॉइस की सीरीज और डेट को साथ में लेके चलना पड़ता है। यानी कि इनवॉइस अगर आपने आज एक जनरेट किया, कल को 2, तो एक इनवॉइस नंबर पे आज की डेट होगी, और जो कल आप 2 नंबर इनवॉइस जनरेट करेंगे उस पर 2। बट क्लाइंट क्या करता है, 2 इनवॉइस नंबर पे तो पहले की डेट डाल देता है, यानी कि आज की। मैं एक एग्जांपल के बेस पे बोलूँ, जैसे कि आपने 2 इनवॉइस जनरेट किए, एक 25 तारीख को, एक 26 तारीख को। तो क्लाइंट को इश्यू कहाँ पर आता है कि वो जब इनवॉइस नंबर 1 जनरेट करेगा तो वो कर देगा 26 की डेट से, और जब इनवॉइस नंबर 2 जनरेट करेगा वो 25 की डेट से। तो उल्टा हो गया ना। तो उल्टा मीन्स के जो इनवॉइस पहले कटना था उस पर आप बाद की डेट दिखा रहे हो, और जो इनवॉइस पर बाद की डेट आनी चाहिए यानी कि 26 डेट आनी चाहिए, उस पर आप 25 की दिखा रहे हो। तो इस डेट को लेके इश्यू आ जाता है। तो इस पे भी ऑब्जेक्शन जीएसटी ऑफिसर लगा देता है। तो आप ध्यान रखिए कि आपको डेट की सीरीज भी सेम लेके चलना है। आगे पीछे करते हैं तो थोड़ा बहुत तो वो चल जाता है, बट आप ज्यादा इनवॉइस में करेंगे वो आपको दिक्कत दे सकता है। वैसे अगर आपके एक इनवॉइस में ही पकड़ में आ जाता है तो वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप ये एरर मतलब ये जो डेट का डिफरेंस होता है ये आना ही नहीं चाहिए। आपको इनवॉइस की सीरीज के साथ में डेट की सीरीज को भी सही तरीके से लेकर चलना चाहिए। ठीक है, अब मैंने इनवॉइस नंबर की बात करी, डेट की बात करी। अब इनवॉइस नंबर में भी आपको बार बार इनवॉइस का फॉर्मेट चेंज नहीं करना चाहिए, जो एक बार रख दिया है सेम होना चाहिए। और एज पर रूल आपका जो फॉर्मेट है वो 31 अप्रैल यानी कि किसी भी ईयर का फाइनेंशियल ईयर का जैसे 31 अप्रैल आता है तो वहाँ से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो जहाँ से स्टार्टिंग होती है फाइनेंशियल ईयर की वहाँ से अपनी इनवॉइस की सीरीज चेंज कर दें। ये एज पर रूल है जिसको जीएसटी एक्ट में मेंशन किया गया है। ठीक है, टेल्स आइटम को लेके कि आइटम में क्या होता है। देखिए आइटम में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको सभी बिल पे मेंशन करना चाहिए। अगर वो मेंशन नहीं किया है तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, और अगर गाड़ी पकड़ी जाती है तो समझ लो आपको पेनल्टी लगनी ही लगनी है। तो उसमें क्या होता है, एक तो जो मतलब आप यहाँ पर नाम तो लिख देते हैं कि आपकी गुड्स या सर्विस का नाम क्या है या डिस्क्रिप्शन जो भी उसको कर देते हैं, बट आप HSN कोड नहीं लिखते। HSN कोड लिखते हैं तो गलत लिख देते हैं कि HSN कोड आप सही लिखें। ठीक है, अब HSN कोड आपको कहाँ से पता लगे, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या जो भी आपका कंसल्टेंट है लाइक CA CS या लॉयर, उससे आप कंफर्म कर सकते हैं अपने गुड्स का HSN कोड या सर्विस का SAC कोड आप वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग क्वांटिटी और यूनिक क्वांटिटी कोड को एक ही कॉलम रख देते हैं, लिखते हैं कि भाई 1 पीस या 1 किलो, देन उसके बाद में मतलब 1 किलो मीन्स पहले लिखेंगे 1 देन kg, तो उसका सेपरेट कॉलम बनाइए और देन 1 अलग लिखिए क्वांटिटी में, UQC में जो उसका कोड आता है वो डालिए, यानी कि kg PCS या जो भी आता है वो आप डाल दीजिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया, एक कॉलम में क्वांटिटी मेंशन किए और दूसरे कॉलम में आप यहाँ देखिए मैंने UQC मेंशन किए। तो ये UQC वाला जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आपको मेंशन करना चाहिए। अब इसके बाद में आता है प्राइस के एक यूनिट का कितना प्राइस है वो भी आपको मेंशन करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट मेंशन करनी है, इसका टोटल यहाँ पर आना चाहिए। ये एक जर्नल फॉर्मेट है, आप अगर इससे अच्छा कर सकते हैं आप अच्छा भी कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने बहुत सिंपल फॉर्मेट रखा है कि जो एक जर्नल फॉर्मेट है कोई भी यूज कर सकता है। इसके बाद में हम यहाँ पर देते हैं CGST SGST IGST जो भी टैक्स लगाए वो कर दीजिए। बट अब यहाँ दिक्कत क्या आती है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं भाई उनको पता ही नहीं है किस केस में IGST लगना किस केस में CGST। तो उनको मैं एक बेसिक रूल बता देता हूँ। तो बेसिक रूल है, अगर आप विद इन स्टेट यानी UP टू UP में सेल करते हैं तो उस केस में आपको CGST और SGST दोनों लगाना है। रेट क्या होगा, अगर आपका कोई भी गुड्स है उसका 18% का रेट है तो आप उस पर 99% को डिवाइड कर दीजिए, देन 18% का वहाँ टैक्स लगा दीजिए। अगर आपके केस में यानी कि IGST लगती है, IGST किस केस में लगेगी, आउटसाइड स्टेट के केस में आपकी IGST लगेगी। अगर कोई भी सेलर सेल करता है या UP से दिल्ली में, यानी कि जहाँ भी स्टेट डिफरेंस हो जाती है
तो वहाँ पर आपको IGST लगाना है। वहाँ पर उस केस में CGST और SGST नहीं लगेगा, ओनली IGST लगेगा। रेट क्या होगा 18% का। वहाँ आपने 18% को डिवाइड किया था विद इन स्टेट, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं 18 को डिवाइड किया था 99% या 18% लगाना है। तो GST की वैल्यू तो सेम ही रहती है, बट इस टाइप की आप दिक्कतें करते हैं वो एरर दे जाता है, और अगर ऑफिसर इस चीज़ को पकड़ता है तो उस पर पेनल्टी लगाता है। तो आप इन चीज़ों से बचिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स देनी है, टर्म एंड कंडीशन अगर आपकी कोई है वो रख दीजिए, और यहाँ पर साइन कर दीजिए। ये आपका होता है फॉर्मेट, जो कि एक बेसिक फॉर्मेट है। अब इसके बाद में मैं डेबिट और क्रेडिट नोट की बात करूँ तो क्लाइंट सोचता है कि भाई ये क्या नया बता दिया मुझे, टैक्स इनवॉइस तो पता है मुझे, अब डेबिट और क्रेडिट नोट कहाँ से लाऊं। तो डेबिट और क्रेडिट नोट का मैं बता देता हूँ, ये भी सेम इनवॉइस की तरह होता है। देख रहे हैं आप, सेम इनवॉइस की तरह, बट मैंने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया है। डेबिट और क्रेडिट नोट, यहाँ टैक्स इनवॉइस यानी कि सेल का इनवॉइस है, यहाँ पर ये बात करता है रिटर्न की। डेबिट और क्रेडिट नोट रिटर्न की बात करता है, वैसे ही अलग अलग होते हैं। मैंने जस्ट समझाने के लिए एक ही फॉर्मेट में कर दिया। और यहाँ पर आपकी सीरीज डेबिट और क्रेडिट नोट की स्टार्टिंग से चलती है, यानी कि इनवॉइस जो टैक्स इनवॉइस है उसकी सीरीज अलग होगी, क्रेडिट नोट की सीरीज अलग होगी और डेबिट नोट की अलग होगी। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपको कि इनवॉइस को जो थोड़ा डिटेल में होता है, इनवॉइस उस डिटेल इनवॉइस के बारे में। तो अभी क्या होता है कि सेलर है, अब उस सेलर का वो रजिस्टर्ड कहाँ पर है, मैं एग्जांपल लेता हूँ यूपी में। आज जो सेलर का जाएगा कहाँ से जाएगा, दिल्ली से। यूपी का डिस्पैच कहाँ से होगा, डिस्पैच होगा दिल्ली से। दिल्ली के बाद में अब जो बिल कटेगा वो हरियाणा में HR, और माल जाना कहाँ पर है, माल जाना है राजस्थान में। हमारे एग्जांपल में राजस्थान ले ली। अब देखिए यहाँ 4 अलग अलग स्टेट आ गई। अब मे बी ये सेम ही हो, स्टेट सेम हो, बट एड्रेस अलग अलग है। तो उस केस में क्या होता है कि अलग अलग होती है, तो उसमें आपको 4 एड्रेस मेंशन करने होते हैं। यानी कि अगर आपका ये 3 केस में आप फॉलो करते हैं तो 3 एड्रेस, अगर चारों में करते हैं तो चारों एड्रेस आपको यहाँ मेंशन करने होंगे। जैसे कि यहाँ पर ये सेलर का एड्रेस हो गया, यहाँ पर डिस्पैच एड्रेस दे दिया, यहाँ पर हो गया बायर का एड्रेस, या माल कहाँ जाना है वहाँ पर एड्रेस दे दिया। तो 4 भी एड्रेस आपको मेंशन करने पड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपका माल कहीं और से आ रहा है, मतलब कहीं और से आपका माल उठेगा और देन कहीं और जाना है, तो वो एड्रेस आपको मेंशन करना होगा। बाकी मैंने सभी चीज़ें बता दी हैं। अब इसमें आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। डिटेल में क्या होगा, जैसे कि आपने गाड़ी नंबर लिख दिया, या आपने वहाँ पर कोई परचेस ऑर्डर कोई या कोई अदर इनवॉइस दिया है, डिलीवरी चालान दिया है, तो उसकी भी आप डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है, और आगे कोई भी अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।